नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और इन खबरों को समझाने के लिए और बताने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं, ऑनिंदो चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। और ऑनिंद, आज की मेरी निगाह में सबसे बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर छापी है। एंड डिजिटल अपार्थीड गिव डिवाइसेस टू ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, HC2 स्कूल्स। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके लिए फ्री गैजेट्स दो, इंटरनेट पैकेजेस दो। स्कूल बंद हैं, आप इनके पढ़ाई का इंतजाम करो। हिंदुस्तान टाइम्स ने कैसे छापी है ये खबर? हाई कोर्ट, प्राइवेट स्कूल्स टू प्रोवाइड टेक नेट टू ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, नेट के पैकेजेस प्रोवाइड कीजिए। मतलब काफी दिनों बाद याद आया किसी को कि बच्चों में भी डिवाइड है और बच्चे घर पर हैं और गरीब तबके के बच्चे शायद पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन ये आप अगर देखें कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के जो माता पिता हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेटली इसका ऐसा मुहिम छेड़ा हुआ है। बहुत सारे स्कूल में, मेरे बच्चों के स्कूल में भी हुआ है कि किसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिवाइसेस कलेक्ट किया जाए। पुराने डिवाइसेस किसी के पास हो तो वो डोनेट करे, फोन हो, लैपटॉप हो। बहुत सारे डोनेशंस लिए गए हैं ताकि ऐसे डिवाइसेस खरीद के उनमें बांटा जाए। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे कोर्ट ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, उसमें है कि आप पैकेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे जब तक लॉकडाउन चल रहा था, घर में शायद हो सकता है कि पिताजी के पास एक फोन है, उस फोन पे 3G का कनेक्शन है, उस कनेक्शन से बच्चा पढ़ ले रहा था। एक बच्चा पढ़ सकता, दो नहीं। लेकिन जब भी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया है, हम जानते हैं ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो लोग, जिनको ऐसा मिलता है, ज्यादातर ब्लू कॉलर काम करते हैं। ब्लू कॉलर मतलब कहीं पे किसी के घर पे काम करते हैं, या कोई कारपेंटर है, कोई कहीं पे माली हैं, ऐसे टाइप के लोग काम करते हैं, कि दुकान में छोटा मोटा काम करता है। तो ये लोग फोन लेकर जाते, फोन उनका बिजनेस है, उनका एक तरीके का एड्रेस है। आप किसी भी प्लम्बर को आजकल, पहले जब मैं छोटा था, मैं दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में रहता था, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिशियन का दुकान होता था, वहां पे हम फोन करते थे, वो हमको भेजते थे। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन का आपके पास फोन नंबर होता है, क्योंकि दुकान ऐसे बंद हो गए। तो फोन जो है वो गरीब लोगों का एक कनेक्टिविटी का, उनका एक तरीके का मोबाइल ऑफिस है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर ये आप बच्चे, जब लॉकडाउन खुल गया, बच्चे के पास इसका कोई एक्सेस है ही नहीं। ये तो एक वाल। दूसरा बात है कि आप जो जूम पे पढ़ा रहे हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं, इसके लिए डिजिटल बैंडविड्थ बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, है ना? इसका कौन पैसा देगा, कौन दे रहा है? तो ये सबसे पहले कि घर में इंतजाम है या नहीं। ज्यादातर जो ईडब्ल्यूएस बच्चे होते हैं, आज मैं यहाँ पे बैठ के, एक कमरे में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, है ना? मेरे परिवार बाकी कमरों में, तो बाहर से आवाज नहीं आ रही। जो ईडब्ल्यूएस बच्चे होते हैं, एक ही कमरे में बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल, उसके बीच में पढ़ना उतना आसान नहीं है। लेकिन लॉकडाउन भी एक सच्चाई है, तो इसका सलूशन सरकार को देना है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। ऑनिन, जो आपने भी कहा कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां के पेरेंट्स, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए फोन्स का इंतजाम कर रहे हैं। केरला से भी एक खबर आई, बड़ी हार्ट वार्मिंग खबर थी, कि एक टीचर हैं, उन्होंने जो गरीब तबके के बच्चे, अपने ही पैसों से उनके लिए स्मार्टफोन्स का इंतजाम किया। ये हार्ट वार्मिंग थी। और एक हृदय विदारक खबर हिमाचल से आई कि बाप ने अपनी भैंसें
जो वो दूध के हाँ। काम करते थे, भैंस गायें बेचकर बच्चे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया। मेरा सवाल ये है, हम 5-6 महीने से लॉकडाउन में हैं, ये सरकारी स्तर पर होना चाहिए ना, और बैंडविड्थ की जो बात है वो और इंपॉर्टेंट हो जाती है, फोन देने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में हम आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? और इसमें जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप देखिए कि जब एक तो केंद्र सरकार दिल्ली शहर को मोरलेस कंट्रोल करती है, हम जानते हैं। केंद्र सरकार के पास क्या, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं और बाकी जगह की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं, आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी जीतकर सबसे पहले आई थी, तब उन्होंने कहा था कि हर जगह ब्रॉडबैंड का इंतजाम किया जाएगा, फ्री ब्रॉडबैंड। हाँ। अगर ये हो चुका होता तो आज बहुत सारे जगह पे अगर आप डिवाइस प्रोवाइड कर देते तो दिल्ली में बच्चे कनेक्ट करके कर लेते थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन आप क्या प्रोवाइड करें, आप सरकार ने किया क्या है? दूरदर्शन क्यों नहीं कर सकता है? आप बताइए मुझे कि बहुत सारे, ज्यादातर स्कूल में हम जानते कि इंटरैक्शन कुछ होता नहीं, बच्चे आते टीचर को सुनते हैं, नोट लिखते हैं, वो करते हैं। तो इतना तामझाम भी आप छोड़िए, आप दूरदर्शन का एक चैनल खोल दीजिए ना। हाँ। वहां पे बोलिए कि हर सेंट्रलाइज्ड हम करेंगे कि सारे जितने गवर्नमेंट स्कूल, मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें से जो टीचर अवार्ड जीत चुके हैं, हर साल टीचर अवार्ड जीतते हैं, है ना, उनके हम एक वो बनाएंगे, वो सेंट्रलाइज होकर कुछ सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाएंगे। या दूरदर्शन के पास इतने सारे चैनल पड़े हुए हैं, उस पे वो कर सकते हैं वन वे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पे कोई बैक वापस आप सवाल पूछ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप पे सवाल हो सकता है, कुछ हो सकता है बाद में। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस के बारे में कभी भी सरकार ने सोचा नहीं है। और डेटा आया हुआ है कुछ हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले एनसीईआरटी की एक स्टडी भी आई थी ऑनलाइन, आपने देखी होगी। 18,000 से ज्यादा परिवारों का उन्होंने जायजा लिया था, एक सैंपल था, और उसमें पाया गया लगभग 28% बच्चों के पास कोई एक्सेस नहीं है, फोन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, कोई एक्सेस ही नहीं है। तो मतलब कोई पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखिए कि आज के डेट पे मेरे 2 बच्चे साइमल्टेनियसली अगर घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, तो पूरा बैंडविड्थ वहीं पे चला जाता है ना। तो किसी गरीब तबके के घर में कैसे हो सकता है? 2 बच्चे एक साथ कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता। या तो आपको पूरे साल को कहना पड़ेगा कि ये लॉस्ट ईयर है। मुझे लगता है कि शायद युद्ध के टाइम में भी ऐसा होता था, बहुत टाइम पे स्ट्राइक होता है, यूनिवर्सिटी में लॉस्ट ईयर हो जाता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। या तो आपको करना पड़ता है, नहीं तो ये जो नॉलेज का जो एक गैप बन रहा है गरीब और अमीर के बीच बच्चों, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसी से जुड़ी एक और खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर छापी है, 60% इंडियन किड्स गो टू स्कूल ऑन फुट। देश में 60% बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते हैं। देखिए, मैं इसी को एक्सेस से, इंटरनेट एक्सेस से भी जोड़ूंगा। 60% बच्चे अगर नंगे पैर स्कूलों में जा रहे हैं तो वो कैसे स्कूलों में जा रहे हैं उसका भी अंदाजा लग जाता है। और हम नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बड़े गाजे बाजे के साथ बात करते हैं, जमीन पर हकीकत क्या है उस पर भी तो निगाह डालनी पड़ेगी ना। ऑनन तो आप देखिए कि किस तरीके से एक डिवाइड बन रहा है, उसका एक हम जानते हैं। सच बात तो यह है कि जो गांव में स्कूल है या छोटे शहरों में सरकारी स्कूल है, हम जानते हैं उनका हाल क्या है ना, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर साल ये डिवाइड बढ़ता रहता है, वैसे ही बढ़ता रहता है। ईडब्ल्यूएस कोटा का पूरा सिस्टम यही था कि जो अच्छे स्कूल हैं, ज्यादा फीस वाले स्कूल हैं, जहां पे फैसिलिटीज अच्छे हैं, वहां पे कम से कम 20% जो है ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब तबके के बच्चे, उनको चांस मिले। इस जनरेशन में ना भी हो तो अगले जनरेशन में वो कहीं तवे इक्वालिटी पे पहुंच पाए। ये बहुत ही छोटा सा एक स्पेस है प्राइवेट स्कूल, और वो भी जो अच्छे ज्यादा पैसे लेने वाले प्राइवेट स्कूल है, वहां पर भी अगर जो डिवाइड है, अगले साल तक डिवाइड इतना बढ़ जाएगा। हम वैसे तो देश में जानते ही डिवाइड क्या है। मेरे आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं और जो गांव में कोई बच्चा स्कूल में जाता है, उसके पढ़ाई के लेवल का डिफरेंस क्या है हम जानते हैं।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए में हिस्ट्री ज्वाइन किया था, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉपर थे मेरे दोस्त वो थे, और बाहर की यूनिवर्सिटी से टॉपर जो आए थे, इन दोनों को एक एक फेलोशिप मिला था एमए में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बाहर से टॉपर आए थे उनको 96% बीए में मिला था हिस्ट्री में। मैं आपको 1992 की बात कर रहा हूँ, हाँ। है ना। 96% उस टाइम पे हो ही नहीं सकता। और जो मेरे दोस्त थे जो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उनका 62% था। आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरीज ऑन इन। मैं एसआरसीसी में था, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन लाना मतलब गिने चुने विरले लोग होते थे। और बाकी बाहर जो एमए आप डी स्कूल में जा रहे हैं वो आ रहे हैं, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, यहाँ तोते उड़ जाते थे फर्स्ट डिवीजन लाने में। और वो 96% के साथ आया था, उसको फेलोशिप मिला, लेकिन वो एमए प्रीवियस पास नहीं कर पाया। तो आप एजुकेशन लेवल का, हायर एजुकेशन लेवल का भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो इतना स्टार्क है, तो वो तो है ही है। मैं तो एक स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूं। एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे थे, कल तक वो एक ही क्लास में जा रहे थे। डिवीजन था, क्लास जो पैसे का डिवीजन है वो बहुत बड़ा डिवीजन होता है। माँ बाप ने कितनी पढ़ाई की है, कितना किताब वो दे सकते हैं, कितना टाइम बच्चे को दे सकते हैं, इस सब से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन में पढ़ाई चल रही है, मेरा मानना है कि लॉकडाउन में या तो आप लॉकडाउन बंद कर दीजिए या पढ़ाई रोक दीजिए। आपको पूरे देश में कहना पड़ेगा कि ये लॉस्ट ईयर है या ये लॉस्ट मंथ्स है, या हम आपको प्रमोट कर रहे बिना पढ़ाए। अब इसी से जुड़ी एक और खबर है ऑनन, स्कूल्स इन द सिटी टू रिमेन क्लोज टिल अक्टूबर 5। ये दिल्ली से जुड़ी खबर है कि दिल्ली के स्कूल 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। अब देखिए, इसमें भी जो असमंजस की बात है वो थोड़ा समझाइएगा। दूसरी खबर क्या है, एमपीज टेस्ट पॉजिटिव, कोविड कंसर्न्स में कट शॉर्ट मॉनसून सेशन। ये मॉनसून का जो सत्र है वैसे ही ये 1 अक्टूबर तक है, छोटा सत्र है, सैटरडे संडे, आज शनिवार है, आज भी संसद की कार्रवाई होगी, लेकिन 30 से ज्यादा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सदन की कार्रवाई के दौरान। इसमें नितिन गडकरी, प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो संसद का सत्र वैसे ही छोटा है, उसे और छोटा करने पर विचार हो रहा है, और यहां स्कूल खोलने की भी बात हो रही है। अब कहा जा रहा है दिल्ली कह रहा है 5 तक नहीं खुलेंगे, पर कई जगह खोलने के आदेश हो गए हैं। बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे कि देखिए अमेरिका में खोल दिया है, या फ्रांस में खोल के बंद कर दिया है, इंग्लैंड में कहीं के खोल के बंद कर दिया है, ऐसा ऐसा बहुत जगह हो रहा है। बात यह है कि वहां हमारे देश में अभी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज है। एग्जैक्टली और लाख का आंकड़ा छू रहे हैं हम रोजाना। अब लगभग 1 लाख छुआ नहीं है, पर उसके नजदीक है। 1 लाख तो छुआ नहीं है क्योंकि टेस्ट उतने नहीं हो रहे ना। पर मिलियन टेस्ट तो हमारा 120 नंबर पे है। हम डेली न्यू केसेस में नंबर 1 है, लेकिन पर मिलियन टेस्ट, पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत का टेस्टिंग हो रहा है, उसमें हम 120 नंबर पे है देशों में। तो आप सोच लीजिए, टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका नंबर कैसे बढ़ेगा। इतने सारे लोग आज होंगे जिनको हो रखा है कोविड, लेकिन टेस्टिंग नहीं हुआ है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर मौतें नहीं हो रही हैं तो कैसे हो सकता है। मौतें किसको पता है? हमें पता है कि 80% तो रजिस्ट्रेशन, 20% हमारे देश में मौतों का होता नहीं है, और जो होता है मौतों का रजिस्ट्रेशन, उसका 20% सिर्फ, उसी का सिर्फ 20% हमारे देश में रजिस्टर होता है कॉज। तो आप सोच लीजिए कि 80% मतलब 16% केस में देश में जो मौतें हो रही है, हमें कॉज पता होता है। तो कौन कहां पे मर रहा है हमें पता भी नहीं क्यों मर रहा है हमारे देश में। दूसरी बात है कि हमारे देश में डेथ का जो एज का फैक्टर है, इसमें यंग लोगों का प्रोपोर्शन ज्यादा है। इसलिए कुछ जो शोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि बहुत जो बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग हैं, उनके मौतों को कोविड में काउंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बाकी देशों में बिल्कुल उल्टा है ना। इसका मतलब मौतों का रेट ज्यादा है, लेवल ज्यादा है, इन्फेक्शन भी शायद ज्यादा है। इसके बीच में आप स्कूल खोलना चाहते हैं, इसके बीच में आप नीट का एग्जाम लेना चाहते हैं, है ना। ये क्यों?
अगर आपने लॉकडाउन इतना कड़ा किया था तो आज खोलना क्यों है आपको? क्योंकि स्कूल का बिजनेस बंद हो रहा है, क्योंकि नीट के जो मेडिकल कॉलेजेस है उनका बिजनेस बंद हो रहा है, क्या कारण है? इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। एक और अहम खबर, और मैं लगातार इस पर कार्यक्रम कर रहा हूं उन्हें, वो है हमारे किसानों से जुड़ी खबर। जो हमारी थाली भरते हैं आजकल, वो ड्रग्स वाली थाली, थाली में छेद, इनकी चर्चाएं सब कर रहे हैं। किसानों की बात कम हो रही है, लेकिन संसद में बवाल मचा हुआ है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बरगलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों को, ये किसान के हित में है। मैं राजनीतिक पहलू पर नहीं जा रहा हूं, हम इस शो में राजनीति की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हम फैक्ट्स की बात करते हैं। अब फैक्ट क्या है? देखिए, पूरी की पूरी लड़ाई एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आकर टिक गई है। किसान कह रहे हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, उसे आप गारंटी कर दो। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। अब इसमें दरअसल खेल क्या है वो मैं आपके जरिए दर्शकों को समझाना चाहता हूं। एक हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाई एमएसपी स्केयर, wheat farmers availing a double in 5 years, paddy up 70%। मतलब जो एमएसपी आपको मिल रहा था किसानों को, वो गेहूं के मामले में दुगना हो गया है पिछले 5 साल में, और धान, पैडी के मामले में, चावल के मामले में ये 70% का इजाफा हुआ है। अब सरकार कह रही है देखिए मंडियों में जाइए और एमएसपी ले लीजिए, और मंडी से बाहर तो वही बेचेगा जिसको और बेहतर दाम मिल रहे होंगे। अब दरअसल हरियाणा पंजाब में क्या है, वहां पर ऑलमोस्ट 100% तो मंडी में जाता है गेहूं और धान। पर पूरे देश की अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 6% खरीदी होती है मंडियों के जरिए। थोड़ा ये खेल समझाइए। देखिए, यही पॉलिटिक्स की जड़ है, क्योंकि हमें बेसिक डिटेल्स नहीं पता या बताई नहीं जा रही। सीधी बात है कि आप अगर जो प्रोक्योरमेंट है वो किया नहीं जाता है, जब प्रोक्योरमेंट किया भी जाता है तो उसमें भी बहुत सारा खेल होता है, और जो किसान है उसको बार बार वापस भेजा जाता है, उसको वो बैठे रहते हैं बहुत दिनों तक उनका, और फिर डिस्ट्रेस में उनको सस्ते में बेचना पड़ता है। और इसमें खेल है जो खरीदने वाले हैं, सरकारी जो तंत्र है उसके साथ जुड़ा हुआ है प्राइवेट, जो एक तरीके से जो प्राइवेट खरीदने वाले हैं। हाँ। आप कह रहे थे कि पंजाब, सॉरी, हाँ आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए कि अगर हम देखें कि पंजाब हरियाणा में भी बासमती का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, बासमती जिस रेट पे खरीदा जा रहा है वो आज 34% नीचे है। अगर मार्केट में इतना अच्छा पैसा मिल रहा था तो बासमती का प्राइस कैसे कम हो गया, है ना? ये तो सवाल पूछना चाहिए। अगर आपने जब हम 5 साल में ये बढ़ गया, दुगना हुआ है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पहले 2 साल में, जब 2014 से 2016 तक एमएसपी का ग्रोथ सबसे कम हुआ था, सबसे कम हुआ था। तो उस ग्रोथ रेट को अगर आप हटा दे तब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है ना? अगर इतना ही होता तो आज हमारे देश में जब हम एग्रीकल्चरल जीडीपी में, हमारे टोटल जो सरकार देश की आय है उसमें किसानों का जो भाग है उसको अगर हम देखें तो वो भाग में पैसों में, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो इतना कम बढ़ा क्यों है? वो सिर्फ 2.4% होलसेल प्राइस कैसे बढ़ गया? सिर्फ 2.4%। जब खाद्यों का हम जो दाम देते हैं मार्केट में, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो 8 से 9% बढ़ा है इसी साल के पहले 3 महीनों में, इसी फिस्कल ईयर के पहले 3 महीनों में, मतलब अप्रैल मई जून में। तो फिर होलसेल मार्केट में सिर्फ 2.5% क्यों? 2.5% से भी कम क्यों? क्या किसान को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, किसान को नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वो या तो वेस्टेज है, या आड़तिया को मिल रहा है, या लोकल लेवल पे जो आपको बेच रहे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो आप बात कर रहे हैं ना, एक इंटरेस्टिंग स्टडी की है देवेंद्र शर्मा, अच्छे पत्रकार हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। 1970 के हिसाब से उन्होंने कंपैरिजन की है, तो जो फसलों के दाम हैं वो
मतलब ऑन एन एवरेज 19 गुना बढ़े हैं। सैलरीज ही 150 गुना बढ़ गई हैं, और बिल्कुल। चीजें 200 गुना 300 गुना, सोने के दाम हर चीज 150 से 200 गुना बढ़ गई है, और आप किसानों अगर की फसल महंगाई के दर दाम से 19 एडजस्ट गुना करें, बढ़े हैं। आप अगर महंगाई दर से एडजस्ट करें तो असल रेट जो किसानों को मिला है वो नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव ग्रोथ है, या तो बिल्कुल फ्लैट है या नेगेटिव है। अब इसी में कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को आने देंगे खरीदने के लिए तो फिर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तो वेस्टेज कम होगा, वो सीधा किसान से खरीदेंगे और आप तक लाएंगे, जिसको फार्म टू फोक कह रहे हैं। किसान से खरीदेंगे, वेस्टेज कम होगा, वो सीधा गांव से प्रोक्योर करेंगे, आप तक लाएंगे, वो उनका खर्चा है। किसान को अच्छे पैसे मिलेंगे, आपको भी सस्ता मिलेगा। ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ है। ये सरासर झूठ है। ये झूठ फैलाया जाता है बड़े एग्रीकल्चरल नहीं कंपनी नहीं, से। एमएसपी पर फिर से आते हैं। सरकार गारंटी क्यों हाँ। नहीं करती? देखिए, हरियाणा और पंजाब की सिचुएशन अलग है। आप मंडी में बेच दें, पर मंडी में भी आप बेचने जाते हैं, किसानों का कंसर्न ये है ऑनन कि 6.5% टैक्स लगता है। लाख रुपए की आपकी बिल्कुल। फसल है, आपके खाते में आएंगे बिल्कुल। 93,500। अब सरकार कह रही है कि बाहर बेच दो, बाहर अच्छे दाम मिल जाएंगे। किसान कह रहे हैं साल 2 साल तो चलेगा। किसान देखिए बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्हें अगर आप मंद बुद्धि, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, अगर कोई बुद्धू समझे, बुद्धू नहीं है किसान, वो पूरा गणित जान लेता है। उसे पता है कि भाई मंडी में जाऊंगा 6.5% दे रहा हूं, पर मैं अभी भी कंफर्टेबल हूं। हर साल सरकार खरीदेगी तो हरियाणा पंजाब में पूरा खरीदती है, बाकी जगह तो कोई खरीद होती ही नहीं है। उसे लग रहा है ये पूरा का पूरा एमएसपी को डिसमेंटल कर देंगे, आप मंडियों को खत्म कर देंगे, बिल्कुल, और मैं कारोबारियों के हवाले हो जाऊंगा। और ये शंका नहीं मिटाई जा रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन इट। बिल्कुल, क्यों मिटाएंगे? आप देखिए, सीधी बात है कि अगर किसी भी सरकार के लिए किसान का जो किसान, जब वो प्राइस देखते हैं, किसान को देखते हैं, तब वो किसान की आय के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि जो उपभोक्ता है, जो खा रहा है, जो अन्न खरीद कर खाता है, जो सब्जी खरीद कर खाता है, उसके लिए दाम क्या होगा। सारे जो हमारे अर्थशास्त्री है, उनके दिमाग में भी यही रहता है। किसान की आय इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए है कि प्राइस जो हम दे रहे वो कितना है। और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में उसको कम करना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो नहीं, आय हर की एक आपने बात की ऑनन, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल और करते। आपने एनडीटीवी प्रॉफिट को भी हेड किया है। ये जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले, एंड पार्डन माय सेइंग दैट, काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो है ना, ये सिर्फ साल में एक बार किसानों की बात करते हैं, जब बजट आता है। और चर्चा क्या होती है, अरे किसानों पर टैक्स क्यों नहीं लगता। ये बड़े बड़े किसान ऐसे माने बैठे हैं कि सब किसान 200-400 एकड़ के मालिक हैं, उनको यही नहीं पता। पहली बात तो आधों को ये नहीं पता होगा एकड़ और किले और बीघे में फर्क क्या होता है। 2-2, 4-4, 5-5 बीघे के तो किसान हैं, और आप इनकम पर टैक्स लगाने के पीछे बहुत बड़े अभियान चलते रहते हैं इस देश में। 80% से ज्यादा मार्जिनल या स्मॉल फार्मर है हमारे देश में। 80% से ज्यादा वो हैं, और उनका किसानी से औसतन आय 2017 का जो डेटा है, आज थोड़ा बहुत बड़ा होगा, 5-6% बड़ा होगा। कृषि से उनका एवरेज आय 1800 रुपए महीना है। 1800-1900 रुपए। इसीलिए उनको बाकी चीजों से आय करना पड़ता है। ये सब, मैं इनको पिंक पेपर पंडित कहता हूँ। काला सूट पे गुलाबी अखबार वाले हैं। और एक तरीके से ये जो आप इनको माफ कीजिएगा मुझे, मैं कभी कभी इनको गरीब विरोधी गैंग के इकोनॉमिस्ट भी कहता हूं, क्योंकि इनको कभी भी ये आज भी जो भी आकर कह रहा है कि ये एक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, ये जो बदला जा रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि किसान को फायदा होगा। दुनिया में एक जगह दिखा दीजिए जहां पे किसान को फायदा होगा। ये एबीसीडी, एग्री बिजनेस को लेकर एबीसीडी, जो ये 4 कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और किसानों की समस्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत समझदार होते हैं किसान। वो उनको डर ये है कि हम कारोबारियों के कारोबार के हवाले हो जाएंगे, उनके गुलाम तो ना बन जाएं। और यही कंफ्यूजन है, इसको एड्रेस करना चाहिए। किसानों के लिए इतना अच्छा होता तो अकाली दल की मिनिस्ट्री छोड़कर निकल नहीं जाती। वो तो कह रहा अपनी राजनीति भी कर रही हैं। 15 सीटों पर सिमटे हुए हैं पंजाब में। उनको डर है ना कि किसान उनके खिलाफ चले। नहीं, घुसने नहीं देगा। हाँ, तो वही डर है।
हाँ, नहीं तो वो क्यों डरती? अगर अभी तो उनको वो दुष्यंत चौटाला पर भी निगाहें बनाए रखिए। हम राजनीति डिस्कस नहीं करते, पर दुष्यंत चौटाला पर हाँ, अभी निगाहें बनाए रखिए। हरियाणा में भी कुछ उथल पुथल हो सकता है, और मैं कह रहा बादल हूं और कि आप चौटालाओं के अगर, कितने नजदीकी संबंध है वो आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं इसलिए उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों के लिए ये इतना ही अच्छा होता तो वो जाकर क्यों नहीं समझा सकती थी? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसानों को, आप जैसे कह रहे हैं ना कि लोग सोचते हैं कि किसान मंदबुद्धि, उनको कुछ समझ नहीं आता है ना, उनको समझाना पड़ेगा। वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हम लोग समझदार हैं, हम समझते हैं कैसे करना है एग्रीकल्चर। ये हर वक्त हम सुनते रहते हैं, एक्सपर्ट जो हैं वो कहते रहते हैं। किसान को पता है आप जो प्राइस सिग्नल दे रहे हैं उसी के बेसिस पे किसान चीजें बना रहे हैं, उगा रहे हैं। आप अगर जब अब देखिए, आप फिर से प्याज के दाम बढ़ रहे, पिछले साल भी बढ़े थे, आप करते क्या है? सरकार ने कहीं पे स्टोरेज या डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का सिस्टम क्यों नहीं किया प्याज में? हर साल यही चीज होता है, और फिर आप एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। हाँ, किया क्यों अभी। एक्सपोर्ट बंद करते? अगर आपको इतना ही मार्केट फोर्सेस में विश्वास है तो आप एक्सपोर्ट क्यों बंद कर रहे हैं? आप करने दीजिए ना, किसान को ज्यादा पैसा बनाने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है ना? तो आपको मार्केट फोर्सेस में तभी नहीं विश्वास नहीं, है उसमें जब घूम बड़ी फिर कर कंपनी, ऑनन बात ये आ जाती है, एमएसपी गारंटी कर दो। आप मंडियों में दे रहे हैं, आप कहिए कि पूरे देश में एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो वो सीधा जेल जाएगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, किसान क्यों नहीं घबराएगा? जो वहां पर गन्ने, वहां कोऑपरेटिव मिल्स भी हैं, प्राइवेट मिल्स भी हैं, पर्चियां होती हैं, आपकी इतनी पर्ची हो गई, आप जाइए और वहां पर दे दीजिए। अब वहां दीजिए 10-10 महीने, वादा था 14 दिन के बिल्कुल अंदर पूरा पैसा आ जाए, 10-10 महीने से नहीं आया। 17,500 करोड़ बकाया है। किसान को पैसे चाहिए, वो वहां पर क्रशर को कोहलू और करेसर कहते हैं देसी भाषा में, वो करेसर में 200-250 रुपए में, मतलब 125 रुपए कम में बेचने को तैयार होता है, तो कहां एमएसपी? और आप देखिए कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे 2019 में फरवरी मार्च में अचानक गन्ने का प्रोक्योरमेंट बहुत तेजी से बढ़ गया था, आपने देखा होगा, है ना? बिल्कुल वोटिंग के टाइम पे, उससे पहले और उसके बाद भूल जाइए। और आप जानते हैं ये आज की बात नहीं है, ये एक्चुअली ब्रिटिश टाइम से चल रहा है। ये जो गन्ने का पॉलिटिक्स है, गन्ने का इकोनॉमिक्स है, ये आज भी वही वैसे का वैसा चले आ रहा है हमारे देश में। प्रोक्योरमेंट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है एमएसपी, वो इसलिए सिर्फ अनाउंस किया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप एमएसपी पे लेंगे तो खाद्य का दाम बढ़ेगा। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। खाद्य का दाम बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गरीबों के लिए राशन बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका डबल खर्चा है, एक है आपको इसको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और दूसरा है आपको गरीबों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये डबल खर्चा सरकार करना नहीं चाहती है। आप देखिए जितना शांता में कुमार कमेटी की रिपोर्ट है ना, 2014 में बनी थी, 2015 में दी कि एफसीआई को डिसमेंटल कर दो। तो किसान समझता है ना, एफसीआई को डिसमेंटल करने का मतलब क्या? मंडी व्यवस्था आप खत्म कर दो, तो उसको डर यही है, वो परेशान है, भयभीत है, इसीलिए तो आंदोलित है। गुस्सा नहीं है, वो परेशान और भयभीत है। एफसीआई सिर्फ लोन पे चल रही है अभी। हाँ, एफसीआई को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, एफसीआई लोन ले रही है और उस लोन से प्रोक्योरमेंट कर रही है। प्रोक्योरमेंट करती भी है तो स्टोरेज बेकार है। ये इतने साल से, मतलब हम लोग तो इस इंडस्ट्री में 20-20 साल गुजार चुके हैं। पहले जब आए थे उस दिन भी यही हाल था। आज भी वही हाल है संदीप जी, वही स्टोरी आज भी बन सकता है। बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी यंग रिपोर्टर 1998 में भी जाके जो स्टोरी करता था 2000, आज भी 2020 में वही स्टोरी करेगा किसान को लेकर, कि मंडी पे आया हुआ है, फसल बर्बाद हो रहा है, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है, पैसे नहीं मिल रहा है, एंड में आकर डिस्ट्रेस सेल करके किसान चले जा रहा है। सीधी बात, ये खेल चलता रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि एक और सवाल आपका है, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बात की कि 80%, सरकारी अपने आंकड़े में 79 to 80% ऐसे लोग हैं जिनका जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है ना, सीमांत या छोटे किसान। अब ज्यादातर सीमांत या छोटे किसान जो हैं, इनका अगर आप कोई भी सर्वे ले लीजिए, नाफिस सर्वे लेटेस्ट ले लीजिए, इनका टोटल खर्चा जितना होता है उससे कम उनकी आय है। तो
जब वो हार्वेस्ट करते हैं, फसल काटते हैं, कुछ वो रखते हैं अपने लिए और बाकी बेच देते हैं। उस टाइम पे उनके पास पैसा आता है बाकी चीजें खरीदने के लिए। सोइंग सीजन तक पहुंचते पहुंचते, आप खुद किसान परिवार से आए, आप समझेंगे इस बात को, मुझसे बेहतर समझेंगे। सोइंग सीजन आते आते अगले सोइंग सीजन उनका अनाज खत्म हो जाता है, तब उनको मार्केट से खरीदना पड़ता है। अब जो थोड़े से बड़े किसान हैं, जो कि हमारे देश में बड़े किसान, मिडिल किसान 12% के आसपास है और बड़े 16% के बड़े किसान शायद 4 या 5%, उससे ज्यादा नहीं है ना जी। तो आप देखिए कि उनके पास तब भी अनाज रहता है, वो बेचते हैं मार्केट में। सरकार को ये दोनों चीज साथ में करना है, प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है, पैसे उचित देने हैं, दाम, और ये इंश्योर करना है कि 80% जो लोग गांव में हैं उनको सस्ते में अनाज बाद में मिले जब उनको खरीदना पड़ता है, जिसको नेट बायर कहते हैं, जो जितना उगाते उससे ज्यादा खरीदते या खाते हैं। 80 से 85% हमारे देश में किसान नेट बायर है, सिर्फ 15% के आसपास नेट सेलर हैं, जो जितना उगाते हैं उससे कम खुद कंज्यूम करते हैं। दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन्वेस्ट पैसे देने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब्सिडी हमें चलाना है। सरकार क्या कर रही है, दूसरे ओर से दे रही है, पीएम किसान में दे रही है, कहीं पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, और उसमें भी कुछ लोगों को, है ना। मेरा कहना है कि ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, हर एक सरकार यही करे जा रही है साल पे। आप देखिए कि किसानों को कितना कुछ, जब हम कॉर्पोरेट रिजल्ट देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में भी मैंने बहुत साल एंकरिंग की है, इसलिए स्टॉक मार्केट का जब आप देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें क्या क्या जाता है, उसमें जाता है कि आपने किसी कंपनी ने इंटरेस्ट कितना दिया है, कितना पे किया है, उसको भी खर्चा माना जाता है। मशीन जो खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, वो उसका खपत कितना हो रहा है हर साल में, रेंट क्या दिया है ना। लेकिन जब आप किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तब आप ये सब बाहर रखते हैं। हाँ? कैपिटल का कॉस्ट बाहर रखते हैं, लैंड का इंप्यूटेड रेंट बाहर रखते हैं। तो वो C2 तो मांग ही रहे हैं ना, वो आप C2 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी को वो मांग रहे हैं, आप कभी नहीं देते। आप कहते हैं हम तो आपको 50% खर्चे से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि जिसको आप खर्चा मानते हैं उसमें किसान का पूरा खर्चा आता ही नहीं है। ये तो फैक्ट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑनिन, आज की खबरें बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।